दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध निश्चित है, और यदि निश्चित है तो कब से ये युद्ध शुरू होने की संभावना है। दोस्तों सबको पता है, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में बहुत आक्रोश है। सरकार ने इसको बेहद गंभीरता से लिया और कल भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक हुई। उस बैठक में मैंने आपको कल ही बताया था कौन कौन लोग शामिल हैं। उस बैठक में कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अटारी बॉर्डर बंद करने की बात हुई, हाई कमीशन में अपने स्टाफ कम करने की बात हुई, कुछ लोगों को तत्काल वापस जाने के लिए कहा गया कि वो तत्काल पाकिस्तान वापस चले जाए, वीज़ा देना बंद करने की बात हुई। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो हुआ कि 1960 का सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद निर्णय के बाद कल रात भर की ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान की सेना के तमाम जनरल्स, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के राजनेता पूरी रात सो नहीं पाए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लोग ना सोए हो। सुना यह है कि भारत में भी कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी रात सो नहीं पाए। उनको भी ये डर लग रहा था कि भाई कहीं भारत पाकिस्तान पर आक्रमण ना कर दे। मुनीर को और शहबाज शरीफ को तो लग ही रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि यदि मोदी ने हमला कर दिया तो हम आसिम मुनीर को क्या मुंह दिखलाएंगे। कांग्रेस को लग रहा था, कांग्रेस के नेताओं को, कि हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख को आखिर क्या मुंह दिखलाएंगे। सुना है रात भर कांग्रेसी नेता भी सोए नहीं। अब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई खास बड़ा निर्णय सीसीएस की बैठक में नहीं हुआ। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो शायद सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का महत्व नहीं समझते। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब के बीच में हुआ। हालांकि यदि मैं सिर्फ सिंधु जल समझौते के ऊपर बात करूं तो शायद मुझे लगता है ये भी भारत के साथ नाइंसाफी है और ये समझौता नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल आज ये विषय मेरी बात करने का नहीं है। लेकिन सिंधु जल समझौता कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए और तीनों युद्धों में इस जल समझौते को तमाम दुश्मनी के बावजूद स्थगित नहीं किया गया, लेकिन कल स्थगित करने का निर्णय हो गया। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि कश्मीर हमारे गले की नस है और इस नस के बिना हम जी नहीं सकते। आसिम मुनीर, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे गले की नस क्या है? मुझे लगता है पाकिस्तान में सारे डॉक्टर झोला छाप है, और यदि सारे झोला छाप है तो मैं कहूँगा भारत में फिर भी काफ़ी मुसलमान हैं जो पढ़े लिखे हैं, कई अच्छे डॉक्टर भी हैं। आसिम मुनीर उनको बुलवा लो पाकिस्तान, और वो आपको बता देंगे आपके गले की नस क्या है। कश्मीर आपको मिले या ना मिले तब भी आप बिरयानी खाते रहोगे, तब भी आप चिकन और मटन खाते रहोगे, तब भी आप दारू पीते रहोगे और ऐश की जिंदगी जीते रहोगे। लेकिन आसिम मुनीर, यदि सिंधु जल समझौते को भारत स्थगित कर देता है और आपको सिंधु जल नदी का जल देना बंद कर देता है तो पाकिस्तान की जमीन भी प्यासी तड़पने लगेगी और पाकिस्तान की फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। और आसिम मुनीर, तुम और तमाम पाकिस्तान के लोग प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं,
कश्मीर तुम्हारे गले की नस नहीं है। सिंधु जल समझौता तुम्हारे गले की नस है। आसिम मुनीर इस बात को समझ लो। तुम नहीं जानते इस बात को, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है 2014 से, उस दिन से उनको पता है ये बात कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के गले की नस है। कश्मीर के बिना पाकिस्तान जी सकता है, लेकिन सिंधु नदी के बिना नहीं जी सकता। और यदि भारत सिंधु नदी का जल रोक देता है तो पाकिस्तान की जनता प्यासी मर जाएगी, पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पाकिस्तान की जमीन पानी को तरसती रहेगी। लेकिन नदी का बहाव को रोकना एकदम आसान नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, खास तौर से वो कांग्रेसी और वो चमचा जगत भी सुन ले जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहा है कि मोदी ने सिंधु जल समझौता तो रोक दिया, लेकिन पानी रोकोगे कैसे, पानी कहाँ जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जहां से आपकी सोच, जहां तक आपकी सोच खत्म होती है, मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। मोदी ने यह बात 2014 में समझ ली थी कि यदि मैं सिंधु नदी का पानी रोक दूंगा तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। डैम बनाना आसान नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से ही भारत ने सिंधु नदी पर वाटर रिजर्व बनाने शुरू कर दिए थे। और फिलहाल की सूचना यह है, अनेक वाटर रिजर्व बना लिए गए हैं। यानी कि सिंधु नदी का जल यदि रोका जाता है तो पानी को उन वाटर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पूरा जल बहाव पाकिस्तान की ओर नहीं जा पाएगा। ये बात भारत ने यह व्यवस्था पिछले 10-11 साल में कर लिया। जब तक व्यवस्था नहीं थी, भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित नहीं करा, लेकिन अब यह व्यवस्था हो गई है और तब भारत ने इस सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। मैं अब भी बता दूं, समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया है। समाप्त इसलिए नहीं किया है कि यदि पाकिस्तान सुधर जाता है, पाकिस्तान अपनी गलतियां मान लेता है और पाकिस्तान भारत के आगे नतमस्तक हो जाता है तो पानी भारत दे देगा, कोई बुराई नहीं है। तो सिंधु नदी वो जल है, सिंधु नदी का जल का वो समझौता है जो पाकिस्तान की गले की नस है। और कल भारत सरकार ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान की इससे कमर टूट जाएगी। दोस्तों, कल के निर्णय के बाद आज भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों को आमंत्रित किया गया। मैंने कल भी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी और फिर आपको बता रहा हूं, जितना बड़ा ये हमला आप सबको और मुझे दिख रहा है, ये हमला उतना बड़ा नहीं है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। सऊदी अरब के बादशाह का खाना छोड़कर नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से कोई बहुत गंभीर बात है। और शायद गंभीरता इतनी ज्यादा है कि वो हमें और आपको नहीं पता, लेकिन भारत सरकार को उस गंभीरता का एहसास है या भारत सरकार के पास पर्याप्त सूचनाएं हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA, प्रधानमंत्री सब दिल्ली में थे, राष्ट्रपति दिल्ली में, सबके दौरे कैंसिल हो गए, सब देर रात तक बैठे, 2.5 घंटे तक चर्चा हुई। निश्चित रूप से सरकार के पास कोई बहुत बड़ी सूचना है और उसी हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है। सरकार ने फिलहाल कल 5 निर्णय घोषित किए, लेकिन सरकार तैयारी कुछ और भी कर रही है। हालांकि आज पाकिस्तान ने भी सर्वदलीय बैठक, अपने यहाँ आपातकालीन बैठक बुलाई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास रोने के अलावा कोई और उपाय है। मैं सुबह अखबारों की एक कटिंग देख रहा था, फेसबुक पर मैंने एक कटिंग देखी। इलाहाबाद के एक डॉक्टर प्रदीप हैं जो दैनिक जागरण के पूर्व संपादक हैं, उन्होंने 2023 की एक कटिंग डाल रखी थी जिसमें हेडलाइन थी कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत के साथ 3 लड़ाई हमने लड़ी और उन लड़ाइयों में हमें भूखमरी मिली और कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं हम भीख मांगते मांगते थक गए दुनिया से और दुनिया हमें भीख मांगते मांगते थक गई, देते देते थक गई।
हमें लड़ाइयों से कुछ नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा हमले का आदेश देने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान भारत से लड़ेंगे तो उन्हें भुखमरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भारत ने भी आज सर्वदलीय बैठक बनाई है। इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित सभी लोग शामिल हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपत्ति रखता हूँ। मुझे लगता है कि यदि सर्वदलीय बैठक में बहुत संवेदनशील बातें होनी है तो कांग्रेस पार्टी को, भारत सरकार को इस सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाना चाहिए था। और यदि कांग्रेस पार्टी को इस सर्वदलीय बैठक में बुलाया ही है तो मैं भारत सरकार से कहूंगा, कोई भी संवेदनशील जानकारी और कोई भी संवेदनशील सूचना इस सर्वदलीय बैठक में ना रखे, क्योंकि यदि कांग्रेस बैठक में मौजूद हुई और आपने कोई संवेदनशील जानकारी या संवेदनशील निर्णय रख दिया तो आप यकीन रखिए बैठक समाप्त होने के बाद मिनट भर में वो जानकारी पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों को मिल जाएगी, पाकिस्तान की सरकारों को मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी का भारत से गद्दारी का लंबा इतिहास रहा। सन 47 से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भारत के साथ गद्दारी करी है और सन 47 के बाद भी आज तक का रिकॉर्ड है, कांग्रेस पार्टी ने भारत के साथ गद्दारी करी है। कांग्रेस ने हमेशा राजनीति एक परिवार के लिए करी है, एक धर्म विशेष के लिए करी है, उसका भारत से कोई मतलब नहीं। तो अच्छा होगा कि सरकार बैठक में कोई बहुत संवेदनशील जानकारी रखे। अब सवाल यह आ जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला करने वाले हैं? क्या भारत ने निर्णय कर लिया है कि वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाएगा और इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है? दोस्तों, फिलहाल की सूचना यह है कि कल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अनेक प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करी है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी शामिल है, इसमें रूस के राष्ट्रपति भी शामिल है, इसमें सऊदी अरब के प्रमुख भी शामिल है और इसमें दुनिया के कई और शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल है। चर्चा है इजराइल से भी इस बारे में बात हुई है। परिस्थितियां क्या है और क्या संभावना है, इस पर आदान प्रदान हुआ है। चर्चाएं यह भी है कि लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रों ने भारत से कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप इस आतंक के खिलाफ जो भी फैसला करते हो हम उसमें आपके साथ खड़े हैं। सूचनाएं यह भी है कि LOC के नजदीक के जो गांव हैं वहां पर गांवों को खाली कराया जा रहा है और LOC के आसपास सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। सूचना यह भी है कि एयरफोर्स को हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है ये सारे कदम इस बात के सूचक बिल्कुल नहीं है कि भारत युद्ध करने वाला है। ये एक बड़े कॉमन फीचर है। जब कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, जब कोई बड़ा इनपुट मिलता है तो सरकार ये कदम उठा लेती है और ऐसे कदम इन 10-11 साल में कई बार उठाए गए होंगे। जब LOC के आसपास के गांवों को खाली कराया गया होगा, जब वहाँ सेना का मूवमेंट बढ़ाया गया होगा और जब एयरफोर्स को हाईएस्ट अलर्ट पर रखा हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इन कदमों से ऐसा लगता है कि भारत कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत युद्ध करेगा या नहीं करेगा, इस बात को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली कैसी है। पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक से एक बात तो मेरी समझ में आती है और नरेंद्र मोदी के भाषणों से एक और बात समझ में आती है। नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत बड़े मुरीद हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज छापामार युद्ध शैली के
प्रशंसक थे और उसी को फॉलो करते थे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 समय पर जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस वक्त भी पूर्णकालिक युद्ध का ऑप्शन नहीं चुना, बल्कि पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान गाल पर चपत मारने का निर्णय करा। इसका नतीजा ये था कि भारत पर भी बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ी, भारत की सैन्य टुकड़ी या भारत के जहाज पाकिस्तान में गए, टारगेट को डिस्ट्रॉय किया और सुरक्षित वापस आ गए। पाकिस्तान पर भी बहुत आर्थिक बोझ नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान की सेना अपने देश के लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हालांकि उस वक्त दुर्भाग्य यह है, भारत में भी कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भारत की सैन्य ताकत को की अनदेखी करनी चाहिए और सेना से सबूत मांगने जैसा दुष्ट कर कार्य किया। पाकिस्तान ने यहां तक का हमला हुआ ही नहीं, लेकिन बाद में मान लिया कि हमला हुआ। तो ये नरेंद्र मोदी की शैली को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? हर 5 साल बाद इस देश की सरकार को भी चुनाव में जाना है, और यह बात अच्छी तरह मालूम है। हालांकि आज भी सोशल मीडिया पे बहुत आक्रोश है। यदि आप आम लोगों से भी मिलो, बहुत आक्रोश है और कह रहे हैं भारत सरकार आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दे। कह रहे हैं कि इस बार ऐसा हमला कर दो कि पाकिस्तान 7 जन्म तक याद रखे। लेकिन दोस्तों, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इस बात को नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, भाजपा को भी मालूम है और सरकार को भी मालूम है। जो लोग आज ये कह रहे हैं सबक सिखा दो, सोशल मीडिया पर जो सरकार विरोधी, भाजपा विरोधी ये कह रहे हैं सेना आखिर क्या कर रही थी, कैसे हमला हो गया, यही लोग यदि पूर्णकालिक युद्ध होता है तो दोस्तों, पूर्णकालिक युद्ध होगा तो उसके कुछ और परिणाम भी आएंगे, और वो परिणाम हमें और आपको भुगतने होंगे। और वो परिणाम आएगा महंगाई के रूप में। जब युद्ध ये लाख 2 लाख या 2 करोड़ का खर्चा नहीं होता, युद्ध अरबों रुपए का खर्चा होता है। और सन 71 का भी जब युद्ध हुआ था, तब भी उसके कुछ समय बाद देश में बहुत बड़ी महंगाई का दौर आया था। उससे पहले भी जब युद्ध हुए तब महंगाई का दौर आया था। यदि पूर्णकालिक युद्ध हो ही जाता है तो महंगाई का दौर निश्चित आएगा, और जब महंगाई का दौर निश्चित आएगा, यदि टमाटर पर 5 पैसे पर किलो भी रेट बढ़ गया, यदि प्याज पर 50 पैसे पर किलो रेट भी बढ़ गया, और गेहूं पे भी यदि आपको अरहर की दाल और गेहूं 1 रुपए किलो और महंगा मिलने लगा, तो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश या कोई भी हो या राहुल गांधी हो, ये सड़कों पर लेटे हुए नजर आएंगे। हाय हम तो भूखे मर गए, हाय हम तो भूखे मर गए, प्याज महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। ये सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे वीर कह रहे हैं आर पार की लड़ाई लड़ लो, ये भी रोना शुरू कर देंगे। खाना क्या खाएं, दाल कैसे छोंकें, हमारी थाली की दाल गायब हो गई, हमारी थाली का सलाद गायब हो गया, हमें रोटी छोटी बनानी पड़ रही है, ये सब रोना शुरू कर देंगे और फिर भारत सरकार को कोसना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है मोदी सरकार को इस गंभीरता का एहसास है। तो मैं ये सोचता हूं कि चाहे यदि ये सूचनाएं सही है, मुझे ये नहीं कह रहा है सूचनाएं सही है, यदि सूचनाएं आ रही हैं, इसमें कोई भ्रामक भी हो सकती है, लेकिन यदि LOC के पास गांव खाली कराए जा रहे हैं, सेना हाईएस्ट अलर्ट पर है, सेना का मूवमेंट बढ़ा है, तो ये एक जनरल सूचना है, जनरल प्रिकॉशंस है, और सरकार बिल्कुल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही भारत पाकिस्तान के साथ पूर्णकालिक युद्ध करेगी। लेकिन जिस तरीके से जमीन पर भारत की थल सेना ने स्ट्राइक करी थी, जिस तरीके से बालाकोट में भारत की वायुसेना ने स्ट्राइक करी थी, इससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और मेरा यह मानना है,
और मेरी ये सलाह भी है, मैं भारत सरकार से ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो पाकिस्तान के साथ पूर्णकालिक युद्ध छेड़े। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने पुतिन से भी एक लाइन कही थी, उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये युद्ध का काल नहीं है, यह युद्ध का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी युद्ध का रास्ता चुनेंगे। ये व्यापारिक प्रतिबंधों को लगाकर किसी देश को हतोत्साहित करने का काल है। अमेरिका भी ईरान वगैरह पे प्रतिबंध लगाता है, उसने अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाया है, इस तरह से कमर तोड़ रहा है। भारत ने भी उसी तरीके का कदम उठाकर, भारत जानता है कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के गले की नस है, और आप यकीन मानिए कि यदि यह सिंधु जल समझौते का स्थगन लागू हो गया तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर बगावत हो जाएगी। पाकिस्तान के सैनिक आसिम मुनीर से कहेंगे पानी दो पीने को, हमारे पास पानी नहीं है, और वो आसिम मुनीर का कॉलर पकड़ लेंगे कि बताओ हम कैसे लड़े, हमारे पास पीने का पानी नहीं है। पंजाब जितना भी ये पाकिस्तान का लगता हुआ बॉर्डर है, यहाँ के किसान आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का कॉलर पकड़ लेंगे कि हमारी खेती चौपट हो रही है, हमें पानी दो। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक, खैबर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान का आम नागरिक आसिम मुनीर से कॉलर पकड़ पकड़ के कहेगा पानी दो, और पाकिस्तान में बगावत हो जाएगी। उसके बाद भी जरूरत होगी तो भारत एक बड़ी स्ट्राइक करेगा, ये मेरा मानना है। और भारत अपनी ओर से पूर्णकालिक युद्ध नहीं छेड़ेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान ने ये गलती कर दी, हालांकि शहबाज शरीफ मान चुके कि 3 लड़ाई में हम भिखारी हो गए, लेकिन मान लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मान लो आसिम मुनीर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या वो किसी के चढ़ाई में आ गए और उन्होंने पूर्णकालिक युद्ध की घोषणा कर दी, तो एक बात भी निश्चित है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है, भारत अपनी ओर से सैन्य युद्ध नहीं लड़ेगा। सैन्य सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इस संभावना को मैं नकारता नहीं, और वो स्ट्राइक कब होगी ये निर्णय कोई नहीं जान सकता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें सरकार कब क्या फैसला करेगी किसी देश की खुफिया एजेंसी के लिए भी पता लगाना आसान नहीं है। ये वो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार नहीं है कि कैबिनेट में जो फैसला हुआ और कैबिनेट की बैठक समाप्त होते ही वो सारे फैसले पाकिस्तान को पता लग गए। ये मोदी की सरकार है। तो सरकार समय अपने हिसाब से चुनेगी कि कब निर्णय करना है और कब स्ट्राइक करना है। मेरा अपना मानना है कि भारत अपनी ओर से पाकिस्तान से पूर्णकालिक सेना युद्ध नहीं करेगा। मेरी अपनी सलाह भी यह है कि भारत अपनी ओर से पाकिस्तान से पूर्णकालिक सेना युद्ध ना छेड़े, और मेरा यह भी कहना है कि यदि पाकिस्तान ने ये गलती कर दी तो पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। भारत लड़ेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। भारत पहले सिंधु जल समझौते या कुछ और कदम उठाकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का प्रयास करेगा, और मेरा मानना है कि यदि ये समझौते लागू हो गए तो पाकिस्तान इन्हीं कदमों से घुटनों पे आ जाएगा और युद्ध की नौबत नहीं आएगी। सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध की नौबत ना आए और ऐसे ही कदमों से पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी जाए। और हाँ दोस्तों, अब चलते चलते मीडिया में बहुत सारे लोगों के मैं कल से पोस्ट देख रहा हूँ। एक महिला जो राहुल गांधी ने 2024 की चुनाव से पहले की यात्रा निकाली थी, कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा थी, कुछ कांग्रेसी कहते थे कि भाई हम भारत जोड़ो कहते हैं लेकिन हमारा मकसद था भारत जोड़ो यात्रा निकालना। उसमें एक महिला राहुल गांधी के साथ साथ घूमती थी। वो महिला कल कश्मीर पहुंच गई और कह रही है ये हमला हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सरकार की साजिश है, सरकार हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है। कल से कल कांग्रेसी चमचे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं पुलिस क्या कर रही थी, इतने सारे टूरिस्ट थे, सेना क्या कर रही थी।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो मान लिया अब तो वहां पर सेना कम थी, आपकी सरकारें जब थी तब तो पाकिस्तान कश्मीर में टूरिस्ट भी नाम मात्र के जाते थे, सेना पूरी पूरी लगी हुई थी, तब रोज कश्मीर की गली गली में हमले हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, तब कैसे हो रही थी? तब आपने नहीं पूछा कभी भी अपनी सरकार से पुलिस क्या कर रही थी, सेना क्या कर रही थी? आज आप ये पूछ रहा हो सेना क्या कर रही थी? सेना क्या कर रही थी? सेना ये कर रही है कि सेना ने पूरे कश्मीर की आतंकी गतिविधियों को लगाम दे दिया। आज यूपी से लेकर चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, या कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, आतंकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया है। ये भारत की पुलिस ने किया है, भारत की सेना ने किया। कश्मीर के अंदर एक पहलगाम हुआ, लेकिन कश्मीर की गली गली के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ है। ये करा है भारत की सेना ने, ये करा है भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने। इसलिए कांग्रेसी मूर्खों, ये अनर्गल विलाप बंद करो। आप भारत सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास बंद करो। आप भारत की सेनाओं पर आरोप लगाने का प्रयास बंद करो। मैं जानता हूं आप पाकिस्तान की मदद करना चाहते हो, क्योंकि आपके डीएनए में भारत के साथ गद्दारी है। आप चाहते हो कि इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर ना लगे, बल्कि भारत की एजेंसियों पर लगे। ऐसे लोगों से सोशल मीडिया के मित्रों, खास तौर से जो भारत समर्थक हैं, जो उनको बहुत सावधान रहना होगा। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। और आपसे फिर कह रहा हूं, कुछ असहमत हो तो अभी कमेंट करना, कुछ और बात करना चाहते हो तो अभी कमेंट करना। निश्चित रूप से आपके विषय पर आऊँगा, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को चर्चा का विषय चैनल पर विश्वपति का नमस्कार।